वेलकम टू कश्मीर न्यूज चैनल डिजिटल। 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर का यौम-ए-सियाह दिन हक़ खुदरादियत से महरूम मज़लूम कश्मीरी मुजाहिदीन और अवाम की तंजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के सिलसिले में पाकिस्तान में पहली बार कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत और हकूक़ की बालादस्ती के सिलसिले में ऐवान बाला तक आवाज़ पहुँचाने में अपनी सहाफ़ती खिदमात अंजाम देने में कश्मीर न्यूज चैनल डिजिटल मसरूफ़ अमल है। इस सिलसिले में इदारे कश्मीर न्यूज चैनल की सहाफ़ती इंतजामिया कश्मीर की आज़ादी और हक़ खुदरादियत के लिए पाकिस्तान की अहम शख्सियात जिनमें अदलिया के जज साहिबान, वकला, सियासतदान, बिजनेस कम्युनिटी के साथ दीगर इदारों के सरबराहान के इंटरव्यूज पैगामात के जरिए कश्मीरी अवाम की हौसला अफजाई फ्राहम की जाती है। कश्मीर स्पेशल सीनियर सहाफ़ी शेख अजीजुर रहमान की क़यादत में पहला यूट्यूब फेसबुक न्यूज चैनल होने का एजाज रखता है। इदारे की इंतजामिया को कराची से खैबर तक पाकिस्तान की अहम शख्सियात के इंटरव्यूज करने का एजाज भी हासिल है। पाकिस्तान की अदालतों के जज साहिबान, वकला, सियासतदान, रुकन कौमी और सूबाई असम्बली, सेनेटर्स, बिजनेस कम्युनिटी से लेकर दीगर शख्सियात के इंटरव्यूज करने का फख्र हासिल है। मजीद मालूमात के लिए अभी राब्ता करें। शेख अजीजुर रहमान, जॉइंट सेक्रेटरी, जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट कश्मीर न्यूज चैनल डिजिटल 0325 8257 381 0346 8682 037। आपका मेज़बान शेख अजीजुर रहमान। सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर कानून लाहौर हाई कोर्ट जनाब चौधरी खालिद महमूद अख्तर साहब के साथ आपके चैम्बर में मौजूद हैं। हमारा मौजू है आज का वकील अपने कौमी और अदालती फ़राइज़ कैसे पूरे कर सकता है। आप माशाल्लाह सदर बार के इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर हमारे देखने वाले नाजरीन की आगाही के सिलसिले में आपका तारुफ। मेरा नाम चौधरी खालिद महमूद अख्तर है जी। और मैं 2011-12 में पहले वाइस प्रेसिडेंट बार सियालकोट रहा हूँ और अब मैं उम्मीदवार सदर बार सियालकोट हूँ। सर हम इस मौजू पे बाद में बात करेंगे। सर अपने तालीमी पस मंज़र के बारे में कुछ आगाही फराहम करें। मैं जैसा कि वकील हूँ जी। मैंने BA-LLB किया, उसके बाद मैंने MA पॉलिटिकल साइंस किया, उसके बाद मैंने LLM किया। सर और माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? माजी का जो निज़ाम तालीम था ना, उससे अब बड़ी मॉडिफिकेशन हो चुकी है जी। अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो है ना वो जो है ना वो अमल में आ चुका है। और पहले हमारे जो आबा थे और हमने भी तख्तियों पे लिखना सीखा और कापियाँ जो है ना पेज थी, इतना नहीं था उसमें, कागज़ का इस्तेमाल कम था, स्लेट थी। ठीक है। तो अभी जो हमारी नई जो नस्ल है ना, तो वो उन चीज़ों से नाबल्द है, उनको ये नहीं पता। इसी वजह से वो हैंड राइटिंग वगैरह वो इस तरह से नहीं जिस तरह के हमारे ज़माने में था। हम उर्दू भी अच्छा लिखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे आबा भी अच्छा उर्दू लिखते थे जो पढ़े लिखे थे, और इंग्लिश भी अच्छी लिखते थे। तो अभी जो सिर्फ कागज़ का इस्तेमाल है वो भी होना चाहिए, लेकिन जो स्लेट और जो तख्ती थी उसका इस्तेमाल ना होने की वजह से जो हैंड राइटिंग जो है ना वो बेहतर नहीं रहा। सर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में तालीम आम है, और मैं मजीद इसमें ये करूँगा कि जो मॉडिफिकेशन हो चुकी हैं, तो पहले कहीं किसी घर में, गांव में या मोहल्ले में 2-4 लोगों के, मैं 60s की बात कर रहा हूँ, फिर 70s की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो है ना सोशल मीडिया नहीं था, सिर्फ जो है ना टीवी था, टेलीविजन। तो अभी जो है ना इतने चैनल हैं जो है ना टीवी के और इंटरनेट जो है ना इसका इतना इस्तेमाल हो रहा है, जो हमारी जो तालीमी जो सरगर्मियाँ हैं उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है। तो जो हाल लिहाज से जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, वो जिस शोबे में भी वो है, तो वो इंटरनेट के जरिए वो अपनी जो है ना प्यास बुझा रहे हैं और उसमें अपनी जो कैरियर है उसमें इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं।
तो यही वजह है कि जो हमारी जो एजुकेशनल जो तालीम है ना, वो इस दौर में बहुत ऊपर है उसका। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनमें इंटेलेक्ट पावर भी ज़्यादा है, उनमें काबिल तो हमारे बच्चे हैं जी। लेकिन ये मीडिया के इस्तेमाल से और जो है ना इंटरनेट के इस्तेमाल से वो अपनी जो पेशा वराना जो महारत है, पेशा वराना जो तालीम है, उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो हमें फ़ख्र है कि हम इस दौर में जो है ना बहुत अच्छी तालीम है पाकिस्तान में सर अगर देखा जाए पाकिस्तान में तालीम आम है, लेकिन तरबियत का बड़ा फुकदान पाया जाता है। जैसे कि आप और हम तालीम हासिल करके आए, उसमें अदब और अज़ाब और तरबियत का बड़ा कोई मसला नहीं था, लेकिन आज के दौर में तरबियत का बड़ा फुकदान पाया जाता है। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? ये आपकी बात सही है, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। तरबियत जो है ना उस लिहाज से ये है कि पहले जो हमारे जो वालिदैन थे और हमारे वालिदैन के वालिदैन दादा थे और हमारे अब्बा जो थे, उनकी कंप्लायंस और जो उनकी ना जो बात कहते थे उस पर अमल दरामद होता था जी। अभी जो फ्रस्ट्रेटेड माशरा आ गया है जी। जो आजकल के बच्चे हैं वो उस तरह से अपने वालिदैन को फॉलो नहीं करते, उस तरह से अपने वालिदैन की फर्मा बरदारी नहीं करते जिस तरह से हमारे वालिदैन करते रहे थे, हम करते रहे हैं जी। और सर्विसेज तो जो भी पॉसिबल होता है उस लिहाज से वो बच्चे देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस दौर में जो नई जनरेशन आई है उसको जो अपने वालिदैन का एहतराम करना चाहिए और जो उनको तालीम दी जा रही है, तालीम का मकसद ही यही होता है कि जो है ना बुजुर्गों की इज्जत की जाए और जो छोटे हैं उन पर शफकत की जाए। अगर ये नहीं होता तो तालीम सिर्फ डिग्री लेने का नाम नहीं होता। तालीम है कि उसका जो करियर है, जो उसका जो तरबियत है वो जाहिर करे कि वो एक अच्छा इंसान है। जो एक अच्छी जॉब हासिल कर लेना या एक डिग्री ले लेना ये तालीम नहीं है सर। तो जो असल बात ये है कि जो तरबियत है वो सही हो, पता चले कि तालीम याफ्ता है तो इस पे जो है तालीम ने अच्छा असर किया है। आला तालीम हासिल करने के बाद आपको शोबे कानून की तरफ आने का ख्याल कैसे आया? यह है कि मैं इंस्पायर था कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से जी, क्योंकि उनका मैंने वो किताबें में पढ़ता रहता था। ठीक है, हमारे बीए की जो एक इंग्लिश की ना बुक थी दी लिबरेटर, जी अलाना साहब को कराची के आथर थे उन्होंने, तो वो मैंने पढ़ी थी उनका। मैंने सारा जब कैरियर देखा है ना तो वो हजरत कायदे आज़म जो है ना वो इंग्लैंड गए थे अकाउंट्स की तालीम हासिल करने के लिए, लेकिन उन्होंने प्रेफर की जो है ना बारह ला किया और तालीम जो है ना ऑनवर्ड उन्होंने बैरिस्टर बने और पाकिस्तान में आके जो है ना जो पाकिस्तान की तहरीक है तो उसको चलाया और हमें एक अलहदा मुमलकत खुदादा लेके दी जी। तो मैं उनसे इंस्पायर था, इसी इंस्पायरेशन में मैंने ना लॉ ज्वाइन किया जी। तो ताकि इसमें मैं लोगों की खिदमत भी कर रहा हूँ, ठीक है, और मुल्क के मामला जो है ना उनमें भी मैं जो है ना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा हूँ। तो मैं मुल्क की जो पॉलिटिक्स है उसमें, अपने बाहर पॉलिटिक्स में और माशरे को एक सुधारने में एक अहम किरदार अदा करना चाहता हूँ और मैं कर रहा हूँ। सर, सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट की प्रैक्टिस में क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? ये लोअर कोर्ट्स है ना, इनमें जो है ना एक केस बनाना होता है, उसको एविडेंस यहाँ पे ज़ाहिर होती है, और सेशन कोर्ट, इसके बाद सेशन कोर्ट जो अपीलेट कोर्ट है जी, तो उसमें भी उसी ऑलमोस्ट जो एविडेंस है ना उस पे अमल किया जाता है, उसी पे आगे आर्गुमेंट्स होते हैं, अपील की समाअत होती है, आगू किया जाता है केस को। तो यही है कि जो हमारी जो अदालतें हैं, सिविल कोर्ट है, जो मजिस्ट्रेट की अदालत है, केस का जो है ना असल में बनना या मजबूत होना वो डिपेंड इन्हीं कोर्ट से करता है। बिल्कुल। तो जो अपीलेट कोर्ट्स हैं उन्होंने नीचे वाली जो अदालतें हैं उन्होंने जो किया होता है, अगर कोई एरर होता है तो उसको रिमूव करती हैं वो अदालतें। असल अदालतें, बेसिक अदालतें जो है ना यही अच्छा पार्ट अदा करती हैं। सर, एक वकील के तौर पर आपके अपने क्लाइंट के साथ क्या तरजीहात होती हैं? हमारी तरजीहात ये होती है कि जो हमारा क्लाइंट आता है हम उसका केस समझे पहले जी अच्छे तरीके से, और उसके बाद
उसकी जो प्लीडिंग हम कहते हैं, जो उसका लिखना होता है कि उसमें सारे कंटेंट्स लिख के। सर आपके एक क्लाइंट वकील के तौर पर क्या तरजीहात होते हैं अपने क्लाइंट के? हमारी तरजीहात यही होती है कि हम जो है ना, क्लाइंट जो एक मजलूम बंदा होता है, ठीक जी है, तो उसकी सारी जो है ना गुजारिशात उसको सुने, उसका जो उसकी प्रीवियस हिस्ट्री है, जी जो उसके साथ ज्यादती जुल्म हुआ है, वो सारा सुने। जी उसके बाद उसकी अच्छी प्लीडिंग करें कानून के मुताबिक, हम्म, फिर उसको सही तरीके से उसकी एविडेंस हो, जो लोअर कोर्ट्स का, तो जैसे आपने जी सवाल किया है कि लोअर कोर्ट्स का और जो एपीलेट कोर्ट है जी क्या फर्क है, जी तो लोअर कोर्ट्स में हमने केस बनना या संवरना या उसके जो कानून के मुताबिक जो है ना उसको लिखना, असल में वही होती है। जी तो प्लीडिंग अच्छी होगी, वो केस कामयाब होगा, ठीक है। तो वही हमने पहले समझना होता है एक जी क्लाइंट से, एक जो भी हमारे पास जी साइल आता है, तो उसको सही तरीके से सफाई करतास पर मुंतकिल करना होता है। जिस तरह से भी हम लिखें, कंप्यूटर से लिखें, हाथ से लिखें, जी जी इंग्लिश में लिखें या उर्दू में लिखें, जी तो उसको अच्छे तरीके से जो सारी कानून के पराये में उसको लिख के जी फिर हमने आगे भेजना होता है, जी ठीक है। तो असल चीज यही है कि आपने जो एक वकील है उसने इंसाफ दिलाना होता है अपने क्लाइंट को या साइल को। तो अगर उसकी बात नहीं समझेगा और उसकी जो सारी एक ज्यादती जो उसके साथ हुई है, जुल्म हुआ है, उसकी सही तरह से नहीं समझेगा, को आगे फिर उसको ट्रांसमिट नहीं कर सकता, वो आगे उसको प्लीड नहीं कर सकता। तो बेसिक यही चीज़ है कि उसकी चीज़ों, उसकी सारे मामला को समझना होता है, फिर प्लीडिंग लिख के, फिर एविडेंस में उसको साबित करके फिर उसको कामयाब कराना सर होता है। बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट बार की। जैसे कि अभी आपने फरमाया कि आप सीनियर नायब सदर भी अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने क्या इक़दाम उठाए थे बेंच, अजलिया, वकला और बार के हवाले से? जो बार और बेंच है ना, वो एक दूसरे का पार्ट एंड जी पार्सल है, ठीक है। ठीक है जो बेंच है बार के बगैर नहीं चल सकता, जी क्योंकि जो वकला है वो बार है, जी वकला बार है। जी जब तक अच्छे तरीके से प्रिपेयर होके नहीं वकलाएंगे और जुडिशरी और बेंच के साथ तावन नहीं करेंगे, जी ठीक है, और वक्त पे जो है ना आर्गू नहीं करेंगे केस को, एविडेंस नहीं कराएंगे, तो जो लिटिगेशन है ना, जो जो मुकदमात है वो तवालत पकड़ेंगे, जी वो जो है ना उसको लंबा अरसा लगेगा। जी तो अगर बेंच के साथ बार तावन करेगा तो जल्दी स्पीडी फैसले होंगे। तो अगर जो बार के मामलात होते हैं कि जब एक वकील बहस करना चाहता है या एक बहस कर देता है या कंक्लूड हो रहा होता है, तो जो जो उसमें फैसला करने में जो जुडिशरी है, जो बेंच है, वो उसमें ना काफी तवालत कर देते हैं। जी एक केस सुन लिया, सारा कुछ कर लिया, तो उसको लिखाते ही नहीं जी है, उसका फैसला नहीं करते, जी उससे एक बगाड़ पैदा होता है। या एक जो है ना, आपने क्या इक़दाम इस सिलसिले में आपने क्या इक़दाम उठाए थे? करूंगा फिर जी जवाब दूंगा। जी और एक जो गिव एंड टेक होती है, हमने जो बेंच है ना उसको रिस्पेक्ट देनी होती है, जी ठीक है। और बेंच से भी हम यही जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि जो जज हमारी इज्जत करे, हम उनकी करें। जी तो जब जो बेंच है, जो जजेस हैं, वो इग्नोर करेंगे वकला को, उनकी प्रेस्टीज और अनर डिग्निटी का ख्याल नहीं रखेंगे, जी ठीक है, तो जाहिर है फिर उसका इम्पेक्ट वकला पे भी गलत होगा, तो इसमें बेंच और बार में बिगाड़ पैदा होगा। लेकिन मैं जब वाइस प्रेसिडेंट था तो हमारे बड़े अमिकेबल और बड़े दोस्ताना तल्लुकात रहे हैं। जैसे सहनजाज साहब हमारे चौधरी असलम साहब होते थे, जी तो वो बड़ा ही अच्छा जो है ना हमारे साथ शफकत करते थे। हम छोटे थे, वो जो है ना, जाहिर है सेशन जज सिविल जज से प्रमोट होता है, काफी उम्र उसकी होती है, तो वो बड़े ही अच्छे तरीके से हमने अपने रजीम को चलाया और जो है ना लोगों के मामला हल कराए, स्पीडी तरीके से फैसले करवाए। तो यही मैं कहूँगा बार और बेंच के मतलब कि दोनों ही एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखेंगे तो जो है ना स्मूथ काम चलेगा अदालतों का और लोगों को इंसाफ मिलेगा। सर 25 जनवरी 11 जनवरी 2025 को डिस्ट्रिक्ट बार का इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप सदारती उम्मीदवार हैं,
तो आपके जहन में ऐसे क्या मंशूर हैं, आइंदा के लाएमल क्या इख्तियार किया आपने कि आगे क्या मूव करेंगे आप? जो मैं इसमें अर्ज करूंगा कि पिछले 3-4 साल से ना हमारे बार और बेंच के साथ ताल्लुकात बड़े ना मखदूश रहे हैं और अच्छे नहीं रहे। मैं उनको ये कहूँगा कि अभी मेरा सबसे पहला प्लान ये है कि जो बार और बेंच के जो आपस में जो तल्लक है, इंटरेक्शन है, बहुत अच्छे तरीके से चले। ठीक है, बार वकला की इज्जत करे, वकला उनकी इज्जत करे। ठीक है, और जो रजीम है वो जो जुडिशरी है, जो बेंच है, उसके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से जो है ना उन लोगों को इंसाफ दिलाए। और इसके अलावा मेरा जो मंशूर है ना, तो पहला मंशूर तो मेरा ये है कि जो वकला हमारे आते हैं, जो फ्रेश आते हैं, इसमें फीमेल्स हैं, मेल भी हैं, और मेल भी जो बॉयज हैं वो भी आते हैं। ठीक है, तो मेरा प्लान है कि मैं कुछ वजीफा उसका मैं एग्जैक्ट जो है ना 5,000 से कम नहीं होगा। मैंने जो 1 साल से 5 साल तक के जो भी नए वकला आएंगे उनको हम इंशाल्लाह ताला अपनी बार की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट बार सियालकोट की तरफ से हम 5,000 तक, मे भी वो ज्यादा भी हो जाए, 5,000 तक शुरू में उनको जब वजीफा शुरू उसका इनिशिएटिव लेंगे तो इंशाल्लाह वो इम्प्रूव होता जाएगा। जो नेक्स्ट रिजीम्स आएंगी वो इसको मजीद जो है ना एनहांस करेंगी और मजबूत करेंगी ये जो मामला है। बच्चों तो शुरू में बच्चे आते हैं उनकी इनकरेजमेंट के लिए ये मामला है। तो इसके अलावा जो हमारे होते हैं लोकल कमीशन होते हैं, एक लोकल कमीशन होता है कि कोई मामला जो है ना, जो अदालत जहाँ पे जाके वो देख नहीं सकती कोई मामला, उसमें वकला की ड्यूटी होती है कि वो जो ऑन बिहाफ ऑफ द कोर्ट जाके वकील जो है वो जाके मामला देखता है, तो इन ब्लैक एंड वाइट मतलब कि लिख पढ़ के जो है ना अदालत में पेश करता है, और वो अदालत के बिहाफ पे वो सारा काम कर रहा होता है। तो उसमें जो फ्रेश वकला होंगे, जो फीमेल्स और हमारे बॉयज आएंगे, तो वो इंशाल्लाह ताला उनको हम जो लोकल कमीशन उनको दिया करेंगे। जैसे सीनियर जो है ना उनके पास काम होता है। तो जो 1 साल से 5 साल के तक के वकला होंगे जिनका एक्सपीरियंस इतना होगा, जिनकी स्टैंडिंग इतनी होगी, हम उनको वो देंगे जो लोकल कमीशन में। तो इसके अलावा मेरा प्लान है इंशाल्लाह ताला, मुझे पता है जहाँ जगह है सियालकोट में, तो मैं अभी एक्सपोज नहीं करूंगा। हाउसिंग सोसाइटी के सिलसिले में आपकी क्या राय? मैं आपको यही उस तरफ ही आ रहा हूँ। तो पहले तो ये है कि जो यंगस्टर्स वकला हैं, मेल फीमेल्स, उनके लिए मैं एक जो है ना एक ब्लॉक का इंशाल्लाह ताला बंदोबस्त होगा, 2-3 मंजिला टावर टाइप शेप में, वो हम इंशाल्लाह ताला बच्चों के लिए जो नए आ रहे हैं और आएंगे उनके लिए हम एक जो है ना ब्लॉक बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो मैक्सिमम उसमें चैम्बर्स होंगे इंशाल्लाह ताला। तो सेकंड आपने फरमाया कि जो हाउसिंग स्कीम का मैं जब 2011-12 में वाइस प्रेसिडेंट था, तो मैं जो रजीम के साथ हमारे अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, वो जो चौधरी खालिद अली साहब थे जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट, उस दौर में मेरे साथ जो प्रेसिडेंट थे, तो मैंने उनसे कहा कि जनाब जो हाउसिंग स्कीम है, उसके लिए ना हमने चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए गए थे इस्लामाबाद। उस वक्त चौधरी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब मेरे हर दिल अजीज, मैं उनसे बड़ा इंस्पायर था चीफ जस्टिस साहब। तो इन्होंने मुझे रजीम कहने लगी कि आप, क्योंकि ये सूबाई मसला है तो वो फेडरल को रिप्रेजेंट करते हैं चीफ जस्टिस साहब। तो मैंने कहा जी वो चीफ जस्टिस तो है ना, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस है ना, तो मैंने ये बात करनी है। उनके कहने पे कि ना करो बात, मैंने कर दी वहां पे बात। हमारी सारी बार के काफी वकला थे, हमारी रजीम पूरी थी, सीनियर वकला थे। मैंने कहा जी हाउसिंग स्कीम हमारी ना खटाई में है बड़ी देर से सियालकोट की, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो लैंड है वो एक्वायर हो चुकी है, तो उसमें पेशरफ्त फरमाई जाए और जनाब इसमें कोई हुक्म फरमा दे। तो जनाब जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने मुझे जवाब दिया, वो कहते हैं कि बेटे कि ऐसे है कि बहुत अच्छी आप बात आपने की है, लेकिन मैं जो है ना फेडरल का हूँ, मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन जो सूबे हैं वो भी मेरे मुतहत ही है ना। तो मैं जो सूबाई चीफ जस्टिस है
पंजाब का, उसको मैं कहूँगा कि सियालकोट की ना उसकी हाउसिंग स्कीम के लिए ना उसको एक्सपेंड करें। जी तो उसको बनाने के लिए जो है ना चाराकार और जो भी वसाइल है ना उनको गुरु कर लाते हुए और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ कोऑर्डिनेट करके तो उसको जो है ना मुकम्मल किया जाए। ऐसी तो कोई अभी इंशाल्लाह ताला अल्लाह मौका देगा तो इंशाल्लाह ताला हाउसिंग स्कीम में बुकला की वेलफेयर के लिए इंशाल्लाह ताला ये भी इंशाल्लाह ताला होगा। सर आप एक वकील हैं, आपने अपने वकला, आप माहिर कानून हैं, आप अपने जूनियर वकला के लिए तालीम और तरबियत के हवाले से क्या आगाही फराहम करेंगे? इसमें जो है ना पहले भी हम कोशिश करते हैं कि बतौर बार मेंबर जो हम कोशिश करते हैं कि इसमें ना हम मुख्तलिफ लेक्चर्स का इंतज़ाम करते हैं, जी क्योंकि मैं भी पढ़ने पढ़ाने से मुझे शगफ है जी और मैं लॉ कॉलेज में पढ़ाता भी रहा हूँ और मैं एक लोकल जो लॉ कॉलेज है उसमें एज ए प्रिंसिपल मैंने 3.5 साल गुजारे। माशाल्लाह। तो मैंने मैनेज किया है एक लोकल लॉ कॉलेज। सर देखने में आया है, तो मैं सियालकोट के दौरे पे हूँ तो देखने में आया है कि यहाँ पे बार में पार्किंग का बड़ा मसला है, इसको किस हैंडल से आप करेंगे काम? तो इसमें पार्किंग का मसला मुझे पता है कि ये डीसी ऑफिस के सामने जो है ना हमारी वो सड़क खराब रही है, पार्किंग जहाँ पे गाड़ियाँ उठाई जाती हैं जी और इसमें इंशाल्लाह ताला हमने ये करना है कि नेक्स्ट जो भी बिल्डिंग बनेगी ना उसमें जो है ना पार्किंग का डीप जो है ना एक पहले नीचे पार्किंग है वो भी ऊपर बिल्डिंग बनेगी उसकी, तो बेसमेंट जो है ना वो पार्किंग के लिए इस्तेमाल होगी। तो इसके लिए पहले तो हम इस्तेमाल करते थे पुलिस लाइन की जगह, वहाँ पे फैमिली कोर्ट्स बन गई है जी। तो अभी ये ऑनवर्ड एक जगह है वो अपने हमने मैनेज की हुई है, वहाँ पे हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तो उसके लिए पार्किंग के लिए हम जगह जो है ना एलोकेट कराएंगे लाहौर हाई कोर्ट लाहौर से, तो हमारी पार्किंग वहाँ होगी। जो नई अदालतें भी बनेंगी उनमें भी हमने बेसमेंट जो है ना हमने उसके लिए यूज करना है पार्किंग के लिए जी। तो ये पार्किंग की आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया। ये पार्किंग का मसला जो है ना कचहरी प्रीमिसेस में बहुत ज्यादा है जी। तो इसको इंशाल्लाह ताला ऑनवर्ड जो है ना हम हल करेंगे। उसके लिए एक्वायर कराएंगे, जगह एक्वायर कराएंगे जो जो जहाँ पे बाइक्स और गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हो। सर माजी से लेके मौजूदा वक्त तक वकला हर तहरीक में दीवार बन के खड़े हो जाते हैं, ख्वाह वो अदलिया की आज़ादी हो या चीफ जस्टिस साहिबान की बहाली का मैटर हो, लेकिन यही पुलिस वाले यही लाठी चार्ज करते हैं और यही इल्ज़ाम तराशी करते हैं। इसकी रोकथाम कैसे की जाए? देखिए जी, जो एस्टेब्लिशमेंट होती है वो अपने तय जो है ना कोशिश करती है कि कोई सच जो है ना कोई इज्तिमा गैर कानूनी तौर पे ना हो, ठीक है। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह वकला है, हम इस चीज के खिलाफ हैं, गैर कानूनी तौर पे जो है ना इज्तिमा के खिलाफ है। लेकिन हम एक जमहूरी मुल्क है, हमारे मुल्क में जमहूरियत है तो हर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक हर एक जो शहरी है उसको जो है ना आज़ादी हासिल है। तो वो एक पुरअमन पैराए में तो जो अपनी बात कन्वे करना चाहता है, कोई एजिटेट करना चाहता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। तो हम जो वकला है जो बहाली चीफ जस्टिस तहरीक में जो है ना पेश रहे हैं, ठीक है, और जो तहरीक पाकिस्तान में पेश रहे हैं। तो जब भी मुल्क में कोई लॉलेसनेस या गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल होते हैं तो हम सबसे आगे होते हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह वकला जो है ना एक वकील ने मुल्क बनाया था ये, तो वकला ही इंशाल्लाह ताला इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे और इसको एक तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में शामिल करेंगे। सर सियासत और वकालत का ताल्लुक पाकिस्तान में कैसा है? सियासत और वकालत जो है ना एक ऐसा जो है ना रॉयल प्रोफेशन है जी। तो इसमें जो आवाम की खिदमत का मौका मिलता है, लोगों को इंसाफ दिलाने में जो है ना हर वकील जो है ना अपना पार्ट अदा करता है जी। और सियासत जो है, सियासत का आपको कैसा पता है कि जैसे मुल्क को स्मूथ करने के लिए एक अच्छा सियासतदान होगा तो अल्लाह के फजल करम से मुल्क तरक्की करेगा, आगे जाएगा। सर वकला के एहतजाज और अदालती बाइकाट की वजह से क्लाइंट मुश्किलात का शिकार रहते हैं, बिल्कुल। आप इस तर्ज अमल को किस निगाह से देखते हैं?
जब कोई ऐसा हमारे मुल्क में कोई ऐसी चीज होगी जो हुकूमत उसको सही नहीं कर रही, जी ठीक है, तो मैंने कहा कि हम वकला जो है ना हर हावल दस्ता है कि जो जहाँ पे लॉलेसनेस होगी, जहाँ पे अमन की खिलाफ वर्जी होगी और कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी होगी, उसमें एहतजाज तो होगा, जी। एहतजाज तो होगा, लेकिन लेकिन उसको यह है कि हमारा हाई कोर्ट ने भी सर्कुलर एक जारी किया है काफी काफी महीनों से कि अगर वकला कोई नजायज है सच कोई एहतजाज करते हैं तो हमारी वो नहीं होती, जो दायरी है मुकदमात की वो जी नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह से गवर्नमेंट भी चाह रही है कि जो है ना ऐसे ही बिला वजह कोई ऐसी स्ट्राइक ना हो। तो सर, पाकिस्तान बार कौंसल, पंजाब बार कौंसल और दीगर बार के क्या किरदार है इस सिलसिले में? इसलिए जो पंजाब बार काउंसिल है और जो पाकिस्तान बार काउंसिल उनका किरदार यही है कि वो नहीं चाहते जो है ना रोजमर्रा कोई ऐसा एहतजाज हो ऐसा हो जी कि लोगों को इंसाफ लेने में जो है ना मुश्किलात और उसमें दुश्वारियां पेश हैं। जी। तो एहतजाज हमारा फर्ज है, लेकिन उसको ऐसे ही जो है ना रोजमर्रा उसको मुसलत कर देना वो गलत। सर, इस तर्ज अमल की वजह से वकालत के शोबे की साख को बुरी तरह नुकसान पहुंच रहा है। ये प्रोफेशनल पेशा है, आप क्या समझते हैं इसमें इस्तेकाम लाने की ज़रूरत है? हमारा पेशा जो है इसमें इस्तेहकाम लाने की जरूरत है। जो हमारे मैं इंस्पायर था ना, मैंने पहले जी जी इफ्तिखार मोहम्मद चौर साहब से, जी तो उन्होंने एक जुडिशल पॉलिसी एक तरतीब दे के तो उसको ना किताब की शेख में सबको यहाँ पंजाब बार काउंसिल में पाकिस्तान बार काउंसिल में दिया था कि जी स्पीडी तरीके से इंसाफ मिले। जी। लेकिन हमारी तरफ से उसमें कोताही है वकला वकला की तरफ से कि हम जो है ना प्रोलांग करते हैं केसों को, ठीक है। तो उसमें शेड्यूल दे दिया था कि ये केस इतनी देर में होगा, छोटे केसेस पैटी केसेस इतनी देर में जो है ना उनको फैसला किया जाएगा, सेशन कोर्ट इतनी देर में फैसला होगा, हाई कोर्ट में इतनी देर में फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा इससे एक खास लिमिटेशन से ज्यादा नहीं जाएगा। तो मैं तो इस बात से मुतफिक हूँ कि जो जुडिशियल पॉलिसी है उस पर अमल दरामद करवाएंगे हम इंशाल्लाह ताला, हमें अल्लाह ताला मौका देगा। सर, माजी के जज साहिबान के फैसलों और मौजूदा जज साहिबान के फैसलों में क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? मौजूदा जो जजेस हैं फैसले तो फैसले होते हैं जी क्योंकि उन्होंने तो इंसाफ के मुताबिक ही फैसला करना होता है। 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर का यौम सियाह दिन। कश्मीरी अवाम अपने हकूक़ से महरूम। आपके ख्याल में नतीजा क्या बरामद होगा? कश्मीर जो है हमारा इंटीग्रल पार्ट है जी। हमारी शहर है कश्मीर। तो कश्मीर पे इंडिया ने आधी कश्मीर पे जो है ना नाजायज कब्जा किया हुआ है जी किया हुआ है। तो हमने इंशाल्लाह ताला वो कब्जा हमने उनसे छुड़वाना है अल्लाह के फजल करम से। तो जो आर्टिकल 370 जो उन्होंने खत्म कर दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, उसका एहतजाज जारी है, इंशाल्लाह ताला जारी रहेगा। वो चाहते हैं कि वहां पे जो है ना जमीनों पे मलकियत दे के आम जो हिंदू हैं उनको दे और वहां पे जो है ना हिंदू आबादी ला के तो एक तसल्लुत जो है ना जम्मू कश्मीर का वो खत्म किया जाए। तो लेकिन ये नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। तो जम्मू और कश्मीर में जो मुसलमान है उनका वो एरिया है, वो इलाका उनका है, तो उन्हीं का हुक्मरानी होगी, उन्हीं उनका तसल्लुत होगा। तो इंशाल्लाह ताला वो 370 जो आर्टिकल है वो उसकी जो उन्होंने निकाला है वो इंशाल्लाह ताला हम जो इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसमें लेके जाएंगे। ये मामला पहले भी चल रहे मामला, तो वो हमारी फेवर में इंशाल्लाह ताला फैसला हो। कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के सिलसिले में हुकूमत वक्त को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं जो फ़लस्तीन और कश्मीर की आज़ादी का आपने कहा जी, तो मेरी सुजेशन यही है कि उसके लिए हतलवसा जो भी कोशिश हुकूमती सतह पे जो भी हमारी पाकिस्तान की तरफ से हो सकता है जी। उनको जो है ना इमदाद मिलनी चाहिए। उनकी जो तहरीक है उसको मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करना चाहिए। कश्मीर स्पेशल के हवाले से कश्मीर डे के मौके पर कश्मीरी अवाम को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं कश्मीरी आवाम को
ये पैगाम देना चाहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो आवाम है वो कश्मीरियों के साथ है। इंशाल्लाह ताला हम कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे, अल्लाह के फजल का। बहुत शुक्रिया सर।